नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। तो ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि रशिया ने ईरान का समर्थन कर दिया है और रशिया ने अमेरिका को चेता दिया है कि खबरदार जो इस तरफ नज़र फेरी तो। इस बीच एक तस्वीर और सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। वो तस्वीर क्या है? वो तस्वीर है आपको कुछ देर में जो नज़र आएगी और उस तस्वीर के बारे में भी समझेंगे कि ये तस्वीर क्या बताती है। इसमें देखिएगा आप कि इसमें एक चमकता हुआ बिंदु नज़र आ रहा है और धुआं और गुबार जैसा नज़र आ रहा है नीचे। तो ये क्या है जो ईरान ने इजराइल के ऊपर दाग दिया? इसी के बारे में चर्चा हो रही है और इन सारे सवालों का और अभी जो ताज़ा अपडेट्स हैं इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं अंकुर त्यागी जी, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। तो सबसे पहले उस तस्वीर की बात कर लेते हैं। तस्वीर दिखाएंगे आपको, लेकिन सर मैं आपसे सबसे पहले उस तस्वीर को, आपने भी देखी होगी कि वो एक तस्वीर है आसमान में कुछ जा रहा है, वो क्या जा रहा है सर? देखिए पुनीत, ये ईरान के जितने भी अब सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं वो सामने आ रहे हैं और ये भी एक मिसाइल है जो उन्होंने नई छोड़ी है। इसको हाइपरसोनिक कहा जा रहा है और इसको ये भी कहा जा रहा है कि इसको आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि जो इसका इंजन है वो कई फेज़ में है। मतलब इसमें एक इंजन नहीं है जैसे मिसाइल में आमतौर पे मतलब एक स्टार्ट हुआ फिर ऊपर गया, फिर उसमें दूसरा इंजन काम करना शुरू कर देता है। और इसमें जो मतलब जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं और सॉलिड फ्यूल है बेसिकली इसके अंदर। अच्छा, है ना? तो नहीं, सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों फ्यूल है। हाँ। तो ड्यूल फ्यूल वाली ये मिसाइल थी जो आप देख पा रहे हैं। तो जब ये इस तरह के वेपन्स आप यूज़ करना शुरू करते हैं लड़ाई में, तो वो आपको दिखाता है कि अब आप ऑल आउट वॉर के लिए जा चुके हैं, यानी कि अब आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं कायदे से। तो पहले तो ये है। दूसरा ये है कि जो इज़राइल में अटैक हुआ तेल अवीव में, ये बड़ा आज जो एक हॉस्पिटल में भी हुआ, इजराइल ने आरोप लगाया, और एक और इमारत थी उसमें भी हुआ। अब ये जो लड़ाई है ये उस नहाज पे पहुंच गई है जहां पर ये डिसाइड होगा। नाउ इट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि भाई अब कैसे लड़ाई लड़नी है दोनों कंट्रीज़ को। क्योंकि अभी तो फिर भी ये उम्मीद थी कि शायद न्यूक्लियर प्लांट्स पे हमला करके इजराइल मान जाएगा, कोई बीच बचाव करने कोई आ जाएगा और ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब तो ईरान ने वॉर छेड़ दिया। ईरान ने भी वॉर छेड़ दिया और इजराइल ने भी वॉर छेड़ दिया। तो अब ये हालात ऐसे हैं कि दोनों गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। ईरान ने जिस तरीके से अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी दिखाई है वो एक हैरान कर देने वाली भी है और वो एक मतलब पूरी दुनिया के लिए ये भी है कि भाई ईरान इतने दिन से इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रहा था और इतनी बड़ी संख्या में उनकी जो नंबर्स हैं, आप देखिए कि पाँचवा छठा दिन है लगातार मिसाइल जा रही हैं ईरान की तरफ से। तो आप समझते हैं कि जो जखीरा होगा वो कितना बड़ा होगा। यानी कि जो पूरा एम्यूनेशन का और मिसाइल का जो स्टॉक पिल होगा वो काफ़ी बड़ा होगा। तो ये माना भी जा रहा है कि पता नहीं 8,000 है, 10,000 है, लेट्स सी कितने नंबर हैं। तो अब ये लड़ाई लंबी चलेगी और डिसाइसिव होगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जब इस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं तो मतलब ज़ख़ीरा अब निकलना हुआ है, तो क्या अब ये आने वाले वक्त में और तेज़ और नए नए हथियार ईरान निकालेगा और अटैक करेगा इजराइल पर? देखिए, जो ICBM है, जो ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो तो यूज़ कर ही रहा है ईरान। ईरान ने कुछ हाइपरसोनिक्स भी यूज़ किए हैं। आमतौर पे होता है कि बैलिस्टिक को इंटरसेप्ट करना बहुत आसान होता है, यानी कि जो इजराइल ने की भी। बट अब आयरन डोम कितनी हाइपरसोनिक को इंटरसेप्ट कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। उनके पास केवल आयरन डोम नहीं है ना, थार्ड भी उनके पास है। उनका एक थार्ड की कितनी बैटरी है? 3 या 4 बैटरी है थार्ड की। आप ये तो देखिए ना, मिसाइल कितनी आ रही है पर डे। अगर 200 मिसाइल 200 ड्रोन आ रहे हैं तो आप कितना इंटरसेप्ट करोगे? ये भी तो सवाल है ना। सवाल एक टाइम में आप कितने इंटरसेप्ट करेंगे। दूसरी बात, थार्ड की भी 2-3 बैटरी हैं। ये बात अलग है कि अमेरिका उसको 4-5 बैटरी और दे, लेकिन अमेरिका के पास भी जो मुझे जानकारी है कि शायद ज़्यादा थार्ड नहीं है सिस्टम, वो प्रोडक्शन में ही है। और जैसे आयरन डोम भी 1.5 साल से काम कर रहा है। भाई हमास की जब रॉकेट आते थे, मतलब तो काम तो ऐसे ही करता है ना कि मिसाइल आई तो उधर से एक इंटरसेप्टर छोड़ा उसने और फिर उसको हवा में नष्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ मिसाइल्स आएंगी तो फिर कैसे करेंगे?
वो भी है। और दूसरी बात आप ये देखो ना यार, कितनी मिसाइल बनेंगी। अब पिछले 2030 से आयरन डोम काम कर रहा है, लगातार रॉकेट को इंटरसेप्ट कर रहा है, और अब 2025 आ गया। तो जो नीचे प्रोडक्शन है रॉक, जो आयरन डोम मिसाइल जो छोड़ता है, वो कितनी बनेंगी उसकी भी तो कैपेसिटी होती होगी। तो ये जो लड़ाई है ये इज़राइल के लिए भी अब काफ़ी मुश्किल होने वाली है। आने वाले हफ्ते जो होंगे, 1 या 2 हफ्ते, उसमें काफ़ी दिक्कत होंगी इज़राइल को, क्योंकि इज़राइल की जो स्ट्रेटजिक डेप्थ है वो बहुत कम है। यानी कि जो इज़राइल और ईरान का अगर आप एरिया या उसका क्षेत्रफल अगर आप देखें, तो ईरान के एरिया में और इज़राइल के एरिया में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, जनसंख्या जो आबादी है स्कैटर्ड है, फैली हुई है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस अलग है, शहर अलग है, शहर भी बिखरे हुए हैं। और कोई ये भी बिल्कुल बड़ा छोटा और सब तेहरान कुछ के अलावा कोई इतना बड़ा मैमोथ सिटी नहीं है कि भाई बहुत बड़े बड़े शहर हैं। इसराइल छोटा है, इसराइल में डेंसली पॉपुलेशन है। तेल अवीव से जैसे ही आप बाहर निकलते हो 20 किलोमीटर पर दूसरा शहर आ जाता है ना। 50 किलोमीटर चलोगे, 100 किलोमीटर जाओगे, यरूशलेम आ जाएगा। मतलब इजराइल तो कुछ ही किलोमीटर में तो खुद पूरा आप इजराइल नाप सकते हो। हाँ, कुछ किलोमीटर में। और इवन आप तो जो गाज़ा और वेस्ट बैंक के बीच में जो किलोमीटर्स है वो तो पता नहीं, मैं भूल गया एग्जैक्टली कितने हैं, वो बहुत कम है, वो 1.5-2 घंटे में पूरे हो जाते हैं। तो स्ट्रेटजिक डेप्थ नहीं है इजराइल में। तो ऐसे मुल्क में नुकसान होने के खतरे ज़्यादा होते हैं बजाय इसके कि ईरान में ठीक है, ईरान में न्यूक्लियर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है, नो डाउट, बट इजराइल में भी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है, 90 लाख 1 करोड़ के आसपास है, और एरिया उतना बड़ा नहीं है, वो एरिया बेहद छोटा है। फैला हुआ नहीं तो जो मिसाइल्स आएंगी, आपने चलो 10 में से 5 इंटरसेप्ट कर ली, बट 5 मिसाइल तो गिरेंगी ना, वो तो नुकसान करेंगी। अच्छा, तो आप ये लड़ाई, इस तरह की लड़ाई फिर जब आपके सिविलियन जाएंगे, उनकी डेथ होंगी, तो कितने दिन तक आप खींच पाएंगे। एक चीज़ और, मोसाद के हेडक्वार्टर पे भी हमला किया, वो तो है। इसमें रशिया की तरफ से ये कहा गया कि ईरान का जो बुशहर का न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर अटैक, जो हमले अभी भी हो रहे हैं वहाँ पर, तो पुतिन ने नेतन्याहू से बात की है और ये एक तो वॉर्न भी किया और ये भी कहा है कि आप उसके ऊपर अटैक ना करें। एक तो अमेरिका को वॉर्न किया है और इजराइल को भी समझाया है कि आप बुशहर के प्लांट को अटैक ना करें। देखिए, बुशहर रूस ने बनाया था साल 2005-8 की बात है। उस समय बुशहर को जो प्लांट था उसमें रशिया ने सपोर्ट किया था। लेकिन बुशहर के बाद जो नतांज हो गया, फोर्डो हो गया, और एक ये अराकाई, एक जो आज है हैवी वाटर वाला एक रिएक्टर था जिस पे आज इजराइल ने अटैक किया है, ये बाद में बनाए। एक चीज़ और है, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि रशिया ने अमेरिका को तो ये कह दिया कि आप इसमें बीच में कूदना मत, और दूसरी तरफ इजराइल को भी ये कहा है कि आप जो बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट जो अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर उसको बंद करें आप। देखिए, आज जो रिएक्टर पे हमला किया इजराइल ने, अराकाई हैवी वाटर रिएक्टर है, तो ये और इससे पहले जो बुशहर है, बुशहर को तो खामखा मतलब इजराइल ने अटैक किया है। बुशहर तो वैसे भी पूरी दुनिया में सबको पता है, ओपन भी था। IAEA की जब जब टीम आई ईरान में, वो बुशहर में आती थी, क्योंकि वो रशिया ने बनाया था, वो बिल्कुल समझौता ओपन था, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि इसमें कोई परमाणु बम बनाएंगे। बट जो नतांज है, सबसे ज़्यादा नतांज, फोर्डो और ये अराकाई, ये 3 पावर प्लांट ऐसे हैं, न्यूक्लियर प्लांट ऐसे हैं जहाँ पर पूरी दुनिया को शक था कि भाई ईरान अपना यहाँ पे एटॉमिक प्रोग्राम चालू रखे हुए हैं। तो बुशहर तो खामखा नष्ट हुआ है। मुझे लगता है कि बुशहर को तो नहीं करना चाहिए था, बट जो भी है, अब तो लड़ाई तो जंग, लेकिन पुतिन अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब कि जैसे ट्रम्प कह रहे हैं ना कि आप नहीं माने, सरेंडर करोगे हर हाल में। देखिए, सरेंडर वाली अपील तो खारिज कर दी ईरान ने कि कोई सरेंडर नहीं होगा। रही बात पुतिन की, पुतिन तब बाद में कुछ रिएक्टिव हो सकते हैं जब इजराइल और अमेरिका खुल के सामने आ जाए, तब शायद पुतिन आए। लेकिन अगर अमेरिका पीछे से ऐसे ही इजराइल को सपोर्ट करता रहा तो इजराइल उस तरह से, इजराइल के पास एक कोई वाजिब कारण नहीं होगा कि वो भी इस लड़ाई में कूद पड़े। रूस भी इसमें कूद पड़े। रूस भी इसमें तो इसमें पीछे से सपोर्ट फिर उधर से भी मिलता रहेगा। किससे? रूस और चाइना से ईरान को, जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है। नहीं, चाइना ने तो जो सपोर्ट करना था पहले कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो वो विस्फोटक दिए थे इस जंग से पहले, वो दे दिए थे।
रूस ने हथियार देने से डायरेक्ट मना कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी रूस यूक्रेन उसको में खुद भी को है, ज़रूरत है। खुद को भी ज़रूरत है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो रूस कह रहा है कि भाई ये लड़ाई थम जाए अगर 1-2 दिन में या 1 हफ्ते में तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर अमेरिका कूदेगा और ये लड़ाई लंबी चलेगी, फिर रूस का रुख देखने लायक होगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि अमेरिका इसमें कूदने जा रहा है क्या, ये बताइए। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक बातें तो ये है कि आज फिर एक बात कही बेंजामिन नेतन्याहू ने कि साइरस ने यहूदियों को आज़ाद कराया था, और अब यहूदी जो है पर्शियंस को आज़ाद कराएंगे। एक बड़ी ऐतिहासिक बात है। पुनीत, आज मैं अपने दर्शकों के साथ एक और चीज़ अच्छी डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमें समझना होगा कि ये लड़ाई का बैकग्राउंड क्या है। इतना आसान कह देना कि जी ये हो गया बहुत अच्छी बात है। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? राइजिंग लायन। राइजिंग लायन क्यों है? इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन इसलिए रखा क्योंकि 1979 से पहले जो ये ईरान था, ईरान का जो सिंबल था उस पे लायन था। और आप ये इमेज जो हमारे दर्शक हैं गूगल कर सकते हैं, राइजिंग लायन फ्लैग ऑफ ईरान। ये अगर वो सर्च करेंगे तो दे विल नो कि 1979 से पहले जो शाह की गवर्नमेंट थी, जो पहले की गवर्नमेंट थी, उसका सिंबल ये था। तो ये पूरी जंग जो हुई है, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उस बात को समझे कि इजराइल एटॉमिक रिएक्टर को पे बम डाल के वापस जा सकता था। वो अभी तक नहीं गया, यानी कि 5 दिन से लड़ाई लड़ रहा है। उसका मकसद एक है, जो इमाम खुमैनी हैं वो उन पर अटैक करना चाहता है। उनकी जो हुकूमत है, जो भी हम मजहबी हुकूमत कहें या जो भी कहें, वो इक़्तिदार में है, उन्हें इक़्तिदार से बाहर करना चाहता है। 36 साल से वो टिके हुए हैं। हाँ, और ताकत अपनी उनकी बढ़ती जा रही है। 36 साल से भी टिके हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो राइजिंग लायन यानी जो पुरानी हुकूमत थी ईरान की, इजराइल उसको कायम करना चाहता है। तो ये लड़ाई जो हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं या जो भी अपडेट्स लेते हैं, वो इस बात को समझे कि इजराइल का मकसद कोई एटॉमिक बम वो ख़त्म करना नहीं है, और वापस वो अभी भी जा सकता था। फोर्डो को बाद में कभी कर लेता या 2-4 बम डाल के भाग जाता। इजराइल का जो पूरा मकसद है वो ईरान में हुकूमत की बदलाव है, ये उसका मकसद है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा गया। ठीक है। और अमेरिका कब कूद रहा है, मैं पूछ रहा था। हाँ, एक आपने जो सवाल पूछा, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आने वाले दिनों में इजराइल का ज़्यादा नुकसान होता है, जो आज हुआ है, 25 लोग मारे गए हैं, और कई बड़ी इमारतों को, जो हाई राइजिंग इमारतें हैं तेल अवीव की, वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और अगर तेल अवीव में या बाकी शहरों में ईरान की तरफ से जो हमले हैं वो और शदीद हो जाते हैं, तो और उसमें नुकसान होता है इजराइल को, तो फिर अमेरिका कूदेगा। लेकिन अगर इजराइल इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा तो अमेरिका नहीं आएगा। मेरे हिसाब से अगले 24 घंटे तय करेंगे कि अमेरिका इसमें कूदेगा या नहीं कूदेगा, क्योंकि अगले 24 घंटे में तय हो जाएगा किसका पलड़ा और ज़्यादा भारी है, ईरान का या इजराइल का। ठीक है, तो कुल मिलाकर यही अपडेट है, और अगले 24 घंटे बहुत कुछ तय करने वाले हैं। उन पर हमारी नज़र बनी हुई है, आप पर भी, आपकी भी नज़र लगातार बनी रहती है। अपडेट्स हम भी पहुंचाते हैं, आप लेते रहते हैं। तो आपको कैसी ये लगी चर्चा, अपडेट्स कैसे लगे, ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ग्लोबल अड्डा को अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।